हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे। आपके ऑप्शन दिए हर्ष, बाणभट्ट, भवभूत, मातंग। तो आप लोग देखें हर्षचरित के रचयिता थे आपके बाणभट्ट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चालुक वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो आपके ऑप्शन दिए जयसिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, आपके देखो चालुक वंश का प्रतापी राजा की बात कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है। कह रहे हैं ऊपरी मार्ग से, कह रहे हैं मध्य मार्ग से, कह रहे हैं निचले मार्ग से, नदी के मुहाने पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊपरी मार्ग से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी का औसत घनत्व है। आपका ऑप्शन ये 2.2, 5.5, 9.5, 9.4। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भृगु का निर्माण कहाँ होता है। आपका कह रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में, समुद्र के किनारे, कह रहे हैं हिमानी क्षेत्र में, मरुस्थल में। तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र के किनारे। ठीक है, भृगु का निर्माण कहाँ पे होता है, समुद्र के किनारे होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिए आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त, कह रहे हैं कि द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है। मतलब जो ज्वालामुखी उद्गार से जो प्राप्त द्रव होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है। कह रहे हैं सियाल, सीमा, निफा है यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो देखो सियाल, सीमा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 पार्ट होते हैं, आप लोगों को समझाए थे। ठीक है, और तो जो आपका द्रव प्राप्त होता है उसको बोला जाता है लावा, ठीक है, या मैग्मा बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, लावा या मैग्मा बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। कह रहे हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका आंसर हो जाएगा इसका हाइग्रोमीटर। ठीक है, देखो बैरोमीटर से क्या होता है, वायु दाब नापा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, वायु दाब नापा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मृत सागर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे। आपसे कह रहे हैं मौर्य काल, गुप्त काल, आपका कह रहे हैं महाजनपद काल, राजपूत काल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुप्त काल। तो धन्वंतरी थे वो कहाँ के थे, ठीक है, गुप्त काल के वैद्य थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने कह रहे कितने वर्ष भारत पर शासन किया। कह रहे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, आपका 5 वर्ष कह रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 वर्ष। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका मध्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। कह रहे महेंद्र वर्मा, कह रहे पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, कह रहे राजराज प्रथम। तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जौहर प्रथा का प्रचलन था। कह रहे मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में, राजपूत काल में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजपूत काल में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब बजट में कह रहे आय व्यय बराबर होता है तो कह रहे जीरो आधारित बजट, कह रहे संतुलन बजट, कह रहे घाटे का बजट, कह रहे बचत का बजट। तो आप लोग ध्यान रखें, जब आय व्यय बराबर होता है तो आपका हो जाएगा संतुलन या संतुलित बजट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे भारतीय कृषि में कह रहे निम्न उत्पादकता का कारण है। कह रहे पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, कह रहे कि शाख का प्रभाव, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डेल्टा कैसे कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से कह रहे हैं कि निर्मित आकृति को डेल्टा कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, देखो क्या होती है, नदियाँ अपने साथ में मिट्टी बहा कर लाती हैं और क्या होता है समुद्र से पहले, जब समुद्र में मिलने से पहले क्या होते हैं, मिट्टी को एक जगह जमा करती रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इकट्ठा करती, तो बहुत ऊँचा मिट्टी का एक टीला सा बन जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपका ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग धरते हैं ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को समझा भी चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो आपका फर्स्ट तो हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, नेक्स्ट प्रसुप्त ज्वालामुखी,
और थर्ड होता है आपका शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय मतलब आप लोगों को बताया था कि जिसमें हमेशा आपका धुआं वगैरह निकलता रहता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सक्रिय, मतलब उसमें कभी भी उद्गार होने की संभावना रहती है। प्रसुप्त मतलब ये होता है कि पहले उद्गार हो चुका है, अब भविष्य में, अभी तो जैसे धुआं वगैरह नहीं निकल रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार होने की संभावना रहती है प्रसुप्त में। ठीक है, आप लोग देखें। देखो शांत क्या होता है कि जो उद्गार हो चुका है एक बार, अब उसमें कभी भी उद्गार नहीं होगा। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। कह रहे गैसों का मिश्रण जो कह रहे पृथ्वी के चारों ओर, वो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए है, कह रहा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से क्या है, घिरे हुए है, उसी को क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है, और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें नाइट्रोजन। ठीक है, पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायुमंडल सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूर्यताप किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान रखें लघु तरंगों के रूप में कह रहे हैं पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ज्वार भाटा, तो आपका आंसर दिया कह रहे सूर्य और चंद्रमा के बीच कह रहे गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण कह रहे समुद्र का जल कह रहे ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ना कह रहे ज्वार, और वापस लौटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। आप लोग धर के या तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि समुद्री जल का ऊपर उठ के आगे बढ़ना ज्वार, और वापस लौटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। और देखो ज्वार भाटा आता क्यों है, वो आपका होता है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्तियों या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौटिल्य कह रहे क्यों प्रसिद्ध थे। आप लोग देखें कौटिल्य या इनको चाणक्य भी नाम था। ठीक है, आप लोग देखें चाणक्य, तो कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे, अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसमें क्या था, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, देखो अर्थशास्त्र वो पुस्तक नहीं है, मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन के बारे में टोटल जानकारी किसमें दी गई, अर्थशास्त्र, और ये किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग देख रहे हैं विजयालय। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, तो आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और जिसने क्या की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। आप लोग ध्यान रख रहे हैं, और कई बार पूछा भी जा चुका है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई थी, वो भी याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, कुतुब-उल-इस्लाम, ठीक है, और 2.5 दिन का जोपड़ा। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आंतरिक शक्तियाँ किससे कहते हैं। कह रहे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। और आंतरिक शक्ति की वजह से ही क्या होता है, भूकंप आता है। आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, हलचल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति के 2 कारण लिखिए। तो आप लोग देखें इसके उदय होने के 2 प्रमुख कारण थे। नंबर 1 कह रहे हैं इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहे हैं इस्लाम के आक्रमणों से क्या करनी थी, सुरक्षा करनी थी। मतलब आपके सूफी संत वगैरह के बारे में सुना होगा, एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो सूफी संत क्या कर रहे थे, ज़्यादातर सूफी संत क्या कर रहे थे, इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, और वो मानव प्रेम पे आपने लिए देखा था, और वो मानव प्रेम पे ज़्यादा बल दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे थे, इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि आपके भक्ति आंदोलन स्टार्ट करने पड़े थे। ठीक है, वही पॉइंट आपका शॉर्ट में लिखा है कि इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा। ठीक है, आप लोग देखें शॉर्ट में लिखा है। नेक्स्ट कह रहे हैं हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो ये दिया गया था। क्लियर कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो हरित क्रांति मतलब होता है कृषि पैदावार को तेजी से बढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखें कृषि पैदावार को तेजी से बढ़ाना क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। और कृषि पैदावार तेजी से कैसे बढ़ती है, उन्नत बीज डालने में, ठीक है, उर्वरक यूज करने से, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का अर्थ बताइए। देखो ये क्वेश्चन वही दोबारा से आपका यहाँ पे दोबारा से टाइप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अपर्दन किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान रखें अक्षय द्वारा, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें द्वारा होगा। ठीक है, अक्षय द्वारा
विखंडित पदार्थ को कह रहे पानी या पवन द्वारा कह रहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जैसे कोई चट्टान वगैरह में टूट फूट हो जाती है, ठीक है, क्या होते हैं आंधी वगैरह या हवा वगैरह तेज आती है, तो क्या होती है मिट्टी, ठीक है, उड़ा के ले जाई जाती है, वो कहीं ना कहीं एक जगह जमा कर दी जाती है। ठीक है, या पानी के द्वारा जैसे बहा के कोई मिट्टी ले जाई जाती है, क्या बनती है, डेल्टा। अभी बताया था आप लोगों को, डेल्टा बनते हैं। डेल्टा क्या होता है, उसमें मिट्टी एक जगह से बहा के ही तो ले जाई जाती है। जब बहा के कोई चीज़ ले जाई जाती है और उसको दूसरी जगह इकट्ठा करते हैं तो इसी को बोला जाता है अपरदन। ठीक है, आप लोग धर के, और इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये भी आपका पूछा जा चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आग्नेय शैल किसे कहते हैं। आप लोग धर के कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित शैल को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। मतलब आग्नेय शैलों का निर्माण किससे हुआ है कि ज्वालामुखी उद्गार से क्या निकलता है, लावा निकलता है। लावा क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जिससे क्या होता है एक चट्टान बनती है, उसी को क्या बोला जाता है, आग्नेय सेल। ठीक है, एक या तो आप लोग दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं जो सेल लावा या मैग्मा से निर्मित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज है। ठीक है, अब देखो हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैगस्थनीज का भारत वर्णन कीजिए। ठीक है, मैगस्थनीज जो भारत में आया था उसका वर्णन कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं यूनानी सामंत सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या होता है 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, भारत पर आक्रमण हुआ था। और आपसे पूछा जाता है 305 ईसा पूर्व में क्या होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। आप लोग देखते हैं क्या हुआ था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। क्लियर, 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ। तो वही कह रहे हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। क्या होता जब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, जिसमें क्या होता सेल्यूकस निकेटर हार गया था। ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो इसने संधि की और अपनी पुत्री हेलेना की शादी किससे करा दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। ठीक है, जब शादी करवा दी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसने अपना एक राजदूत, ठीक है, अपना राजदूत जो था मैगस्थनीज, उसको भेजा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आप लोग देख रहे हैं किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और यहीं पे कह रहे हैं परंतु उसे संधि करनी पड़ी। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं वही लिखा है कि सेल्यूकस निकेटर, वही लिखा है यहाँ पर कि सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, परंतु उसे संधि करनी पड़ी। संधि करनी पड़ी मतलब क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर हार गया और उसे क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत कह रहे मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। कह रहे जिसने क्या किया था, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, वो की थी आपकी मैगस्थनीज ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें राजपूत युग में समाज कह रहे हैं कि समाज वर्गों कह रहे उपवर्गों में बटा था। मतलब राजपूत काल में जो सामाजिक दशा थी वो कैसी थी, समाज वर्ग और उपवर्गों में बटा था कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कह रहे समाज में कह रहे ब्राह्मणों के विशेष महत्व था। ब्राह्मणों को क्या था, विशेष महत्व था। कह रहे लोहार, सुनार, चर्मकार आदि के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे। मतलब यहाँ पे आप लोग ध्यान के राजपूत काल में जो सामाजिक दशा थी वो एक तरीके से वर्ण व्यवस्था ही थी। आप लोग देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था। कह रहे कि जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में क्या किया था, दक्षिण और मध्य भारत में बड़े हिस्से पर शासन किया था। ठीक है, मतलब 600 और मतलब आपके 1200 शताब्दी के बीच में किया था। कह रहे कि सौराष्ट्र में चालुक्यों के शासन को कह रहे अमीरों द्वारा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। चालुक्य वंश की 3 शाखाएँ थी। आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि चालुक्य वंश कितने भागों में बटा था, 3 भागों में बटा था। एक तो आपका वातापी चालुक्य, बेगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन पूछा गया। तो ध्यान रखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, आपकी भू प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट और बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं भू प्रॉपर्टी क्या बोलते थे, क्रस्ट बोलते थे, मेंटल कोर या क्रोड। ठीक है, भू प्रॉपर्टी मेंटल कोर बोला जाता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन कह रहा है भू प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है, भूपटल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और मेंटल क्या होते हैं, देखो भू प्रॉपर्टी के नीचे की परत जो कह रहे हैं आपकी 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मेंटल
कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट है आपकी कोर। कोर मतलब क्या होता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, उसको क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। और देखो आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ, इस टाइप से होता है। नीचे वाली आपकी होती है कोर, ये होती है आपकी मेंटल, और ये होती है आपकी क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी बोला जाता है। सबसे नीचे वाली क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। इसके ऊपर क्या होती है आपकी मेंटल होती है, सबसे ऊपर क्या होती है आपकी क्रस्ट होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर लिखिएगा। आप अंतर पूछा गया तो आप लोग ध्यान रखें, एक तरफ सूर्य ग्रहण, एक तरफ क्या करना है चंद्र ग्रहण। और आप लोगों को बता चुका हूँ, जब कह रहे हैं सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जैसे आपका ये सूर्य है, ठीक है, आप लोग चित्र से याद रखना है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा, यहाँ पे आ जाएगा चंद्रमा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा, तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब कह रहे हैं जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जैसे ये आपका सूर्य है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या बोला जाएगा आपका चंद्र ग्रहण बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखें, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। कह रहे कुल जनसंख्या के 61% लोगों को कह रहे इससे रोजगार मिलता है। कह रहे भारतीय कृषि कह रहे कुल राष्ट्रीय आय में लगभग कह रहे 25% योगदान देती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे। तो आप लोग देखें, महमूद गजनबी कह रहे गजनी का शासक था, गजनी जगह थी, वहाँ का क्या था, शासक था। कह रहे कि अपने राज्य को कह रहे समृद्ध राज्य बनाने के लिए उसने क्या किया था, 1000 से लेकर 1025 तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आप लोग उदाहरण कब से कब तक, 1000 से लेकर 1025 तक कब कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया था। कह रहे कि महमूद गजनबी का इरादा भारत से कह रहे कि धन दौलत लूट कर इकट्ठा करना था। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे। उसका उद्देश्य क्या था कि भारत से धन को लूटना था। और देखो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, 1025 में उसने किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो आपका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। ठीक है, कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप लोग देखें, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। जो भारत का संविधान है ना, वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कह रहे हैं एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है, लिखित रूप में आप लोग देख रहे हैं। कह रहे कि भारत का संविधान कह रहे संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। कैसी शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। कह रहे कि भारतीय संविधान द्वारा कह रहे कि नागरिकों को मूल अधिकार भी दिए। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को क्या दिए, मूल अधिकार दिए गए, मतलब हर एक नागरिकों को अधिकार दिए गए, जैसे बोलने का, ठीक है, धार्मिक, ठीक है, अनुष्ठान करने का, कुछ भी करने का, ये स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, और देखो सभी विशेषताओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन्हीं को आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चोल प्रशासन की कह रहे प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कह रहे चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं कह रहे कि उनका स्थानीय स्वशासन था। कह रहे कि ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे, मतलब जो गांव थे ना वो स्वशासन की पूर्ण इकाई थे। और कह रहे ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। गांव का प्रशासन कौन करते थे, गांव वाले स्वयं करते थे। कह रहे कि चोलों के शासनकाल में कह रहे जनपद को नाडु तथा गाँवों को कुर्रम कहते थे। जैसे गाँव होता है तो उनको क्या बोला जाता है, कुर्रम बोला जाता है। और जनपद जैसे जिला, अभी क्या होता है, जिला होता है ना, जिला मतलब जनपद को क्या बोला जाता है, नाडु उस समय बोला जाता था। और गाँव को क्या कहते हैं, कुर्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अशोक के जीवन परिचय देते हुए कह रहे हैं कि उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग देखें सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध, कह रहे विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। जो सम्राट अशोक थे विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भी थे, और भारत मतलब मौर्य वंश के महान शासक हुए। क्योंकि जो भी इतिहासकार हुआ उसने अशोक का नाम अशोक महान करके लिखा, इतिहास में क्या लिखा, सम्राट अशोक महान लिखा। इसीलिए क्या हुए थे, विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक थे। कह रहे कि
अशोक कह रहे बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म स्वीकार किया था और जैन धर्म के माध्यम से ही उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। वो होती संलेखना विधि। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने क्या किया था, आजीवक संप्रदाय अपनाया था और अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, आप लोग देखते हैं, कह रहे कि अशोक के प्रयासों से ही बौद्ध धर्म कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना। देखिए, आज की क्लास में आप लोगों ने 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।